दूसरे दिन शाम को सैफ और खालिद अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले एक कब्रिस्तान में जा पहुँचे, जहाँ का गोरकन खालिद का वाकिफ़ था और जान पहचान था। थोड़ा बहुत गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब खालिद के दस्तक देने पर उसने दरवाज़ा खोला तो खालिद को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैरियत तो है खालिद बाबू, आज कैसे आना हुआ? खालिद ने उसकी बात का काटते हुए कहा, नहीं नहीं सलाहुद्दीन साहब, हम सब खैरियत से हैं, बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था, क्या हम यहाँ ही खड़े रहेंगे? अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाइए, आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ, मेरे बीवी बच्चे के साथ अपने वालिदैन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ उन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चारपाई बैठे तो गोरकन उनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर से अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नमूदार हुआ तो उसके हाथ में पकड़ी टिरे में 1.5 लीटर की मशरूब की बोतल प्लेट में थी और 3 गिलास उनको नज़र आए। बोतल पीने और थोड़ा सा नाश्ते से फारिग होकर खालिद अपने मतलूब की बात पर आ गया। पहले उसने सैफ का तारुफ कराया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आ गया। जब उसने गोरकन से कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चौंक कर उन दोनों की तरफ देखा। इसी वक्त खालिद ने 500 रुपये का नोट ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माजरत कर ली, मगर जब खालिद ने उसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे हैं, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और उनको वाकई ही तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी का दरकार है, तो गोरकन ने ये कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। ठीक है साहब, मगर इसकी मज़ीद कुछ कीमत भी देनी होगी। खालिद ने मज़ीद 500 रुपये गोरकन को दे दिए तो उसने उनको रात 10 बजे आने का कहा। वो वापस चले आए। घर आके सैफ ने खालिद को कहा, खालिद मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात गए कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं मुझे कोई रूह ही ना चिमट जाए। तो खालिद हंसता हुआ बोला, अबे डरपोक, मैं तो रोज़ रात को कब्रिस्तान जाता हूँ, क्या मैं कफन चोर हूँ? तुम घबराओ नहीं, गोरकन हमारे साथ होगा। रात 9 बजे के करीब खालिद ने घर वालों से बहाना बनाकर 2 घंटों की इजाज़त मांगी कि उनका एक दोस्त बाइक से गिरकर ज़ख्मी हो गया है और वो उसे अस्पताल देखने जा रहा है, साथ सैफ भी होगा। अगरचे अब्बा जान ने उसको इजाज़त दे दी, मगर उनकी आंखों में शक के नुमाए ज़ाहिर तौर पर देखे जा सकते थे। खैर साहब, वो घर से निकला तो हल्के हल्के बादलों में बिजली रह रह कर चमक रही थी। सैफ को साथ लेकर वो जब शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान की सड़क पर मुड़े तो मौसम हल्की हल्की हवा चलने और बिजली चमकने से मज़ीद पुरस्कार हो गया। कब्रिस्तान से करीब ही गोरकन का मकान था। गोरकन को साथ लिया। गोरकन ने खोदने वाली कुदाल और एक टार्च हाथ में पकड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होते ही जब बिजली चमकी तो एक लम्हे के लिए उनको कब्रों की तवील कतार नज़र आई। तब उन दोनों के दिल खौफ से धड़क उठे और जिसमें खौफ की लहर दौड़ने लगी। सैफ ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो वापस चले जाएं, मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर वो भी आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नज़र आ रहे थे, वरना उनके साए गहरे का काले रंग के लग रहे थे, जैसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों। कुछ दूर चलने के बाद गोरकन बोला, साहब ये कब्र
किसी वकार साहब की है और मैंने देखा है कि इसकी देखभाल को भी बहुत कम लोग आते हैं। इसके वारिस तो मैं आपको इसकी खोपड़ी ही निकाल देता हूँ। यह कहकर वो अपना बेलचा उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उससे कब्र की मिट्टी हटाने लगा। खालिद बाबू गोरकन ने हिदायत देते हुए कहा, आप ये टार्च सिर्फ इस कब्र पर रखो, इधर उधर रोशनी ना करना। सैफ एक तरफ खड़ा ये खौफनाक कब्र देख रहा था। डर के मारे उसका पसीना छूट रहा था, मगर वो पानी बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में गोरकन ने मिट्टी हटा दी। पत्थर की सिल उसने ज़रा सी खिसकाकर हटाई और फिर चंद ही मिनटों में कब्र ओपन हो चुकी थी। अब तो टार्च पकड़े खालिद का दिल भी नामालूम खौफ से घबरा उठा। वो अब टार्च की रोशनी तो कब्र के अंदर देखने की हिम्मत उसकी भी नहीं हो रही थी। उसने वक्त का काटने के लिए गोरकन से सवाल कर दिया, सलाहुद्दीन तुमको डर नहीं लगता कब्रिस्तान में? तो वो बोला, साहब अगर हम डर गए तो फिर पेट कैसे भरेंगे? हमारे बच्चे का, हमारे तो बाप दादा का ये ही काम है जो कि अब मैं कर रहा हूँ। कुछ देर बाद गोरकन ने जब अपना हाथ कब्र से निकाला तो उसके हाथ में खरबूजे की तरह पकड़ी हुई खोपड़ी देखकर सैफ खालिद भी घबरा गया। गोरकन ने अपनी जेब से कपड़े का काला थैला निकालते हुए इंसानी खोपड़ी उसमें खरबूजे की तरह डाल दिया। फिर वो थैला एक साइड पर रखकर कब्र को बंद करने लगा। कुछ वक्त की मेहनत के बाद कब्र तो बंद हो गई। तब गोरकन ने मिट्टी फिर से कब्र पर डाली और हाथ झाड़ता हुआ कहने लगा, ये लो साहब जी अपनी मतलूबा चीज़। खालिद अब उस थैले को हाथ में पकड़ते हुए भी घबरा रहा था, मगर हौसला करके उसने थैला जैसे ही पकड़ा तो उसको लगा जैसे उसकी अपनी ज़िंदा सलामत खोपड़ी जो उसके कंधों के ऊपर थी उसमें गर्मी सी भी भर गई। गर्मी लगने का यह सिलसिला जल्द ही ख़त्म भी हो गया, मगर उन दोनों के दिल में अब भी घबराहट सी महसूस हो रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर उसने उसको बाकी 500 रुपये पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लटकाया। जब वो सैफ के घर के पास आए तो सैफ उतर गया। तब खालिद ने खोपड़ी सैफ को पकड़ा दी। पहले तो सैफ डरता रहा, मगर जब खालिद ने उससे कहा, अरे सैफ भाई तुम्हारे पास तो लॉक वाली अलमारी है, तुम इसको अलमारी में रख कर लॉक लगा देना। मेरी अलमारी का लॉक ख़राब है तो इसको घर का कोई भी फर्द देख सकता है। सैफ ये सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहले थैला अलमारी में रखकर लॉक लगा दिया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था कि अचानक उसको ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को ज़मीन से उठाते हुए नज़र आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चिल्लाया। जल्दी ही उसे मालूम हो गया कि उसका भतीजा सहन से अंदर बरामदे में दाखिल हुआ रहा था, लेकिन इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूटकर आग लगा, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई। तो तुरंत फटाफट मोहल्ले के मकामी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी टूटी नहीं।
मकामी डॉक्टर बोला, बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवाई दी गई थी इसमें सुकून की दवाई शामिल होने की वजह से वो जब सोने लगा तो सैफ खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने कमरे में आ गया। बच्चा बच गया है। कमरे में आकर उसको एक अजीब सा ख्याल आया कि खालिद उसने चूँकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे को जो चोट लगी है इसके सर पर, तो क्या ये कोई अजाब या इंतकाम है मुर्दे का। और उसने सोचा, जो हम लोग खोपड़ी लेकर के आए हैं कब्रिस्तान से, तो ये जो हम लोग खोपड़ी लाए हैं क्या इस खोपड़ी का इंतकाम है जो मेरे भतीजे को चोट लगी है। ये सोचते ही वो डरने लगा और खौफ के मारे उसके पसीने छूटने लगे। और उसने सोचा, अगर ये खोपड़ी की वजह से सारा तूफ़ान मचा है तो फिर वो खोपड़ी तो मेरे पास रखी हुई है, पता नहीं मेरे घर वालों का क्या अंजाम हो। और ये सब बातें वो सोच ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर फ़ोन आया। खालिद ने फ़ोन पर सबसे पहले नन्हे मियाँ की खैरियत मालूम की। तभी सैफ ने उसको अपना ये ख्याल बताया, हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो, जब ही तो इसके भतीजे के सर पर चोट लग गई है। खालिद ये सुनकर बहुत हंसा। अरे बाबा, ये 4G और 21वीं सदी से है, यहाँ रूहों वगैरह नहीं इंतकाम लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का ज़माना तो है नहीं जहाँ तुम मुझे मुर्दे और रूहों से डरा रहे हो। जनाब सैफ साहब, मुस्तकबिल के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे। तुम तो अपने मरीज़ों को अगर किसी वजह से वो मर गया देखकर अस्पताल से भगा दोगे। हा। खालिद सैफ की बात पर दिल खोल कर हंसा। आखिर में उसने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। खोपड़ी निकालकर सामने रखकर उसकी साख्त पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। खालिद को क्या मालूम कि वो जिन बातों का मजाक में कह रहा है तकदीर बहुत जल्द उनको सच करने वाली है। ओके, गुड बाय डॉक्टर सैफ, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सैफ ने भी फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर वो ये सब सोचते सोचते ही सो गया कि मैं बिला वजह डर रहा हूँ, बिला वजह ज़माने जाहिलियत में पड़ा हूँ। आजकल चल रहा है, इतने जदीद ज़माने में रूहों और मर्दों को क्या डर। सैफ का फ़ोन एक ज़ोरदार आवाज़ से बज उठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा। फिर उसने एक हाथ आगे करके ये देखने बिना ही कि इस सख्त ख़राब मौसम में कौन इसका हाल कर रहा है और इसके फ़ोन पर कौन कॉल कर रहा है, उसने फ़ोन ऑफ़ कर दिया और सो गया। अभी उसको सोए 15 मिनट ही हुए होंगे कि उसके कमरे का दरवाज़ा एक धमाक से खुला। उसके बड़े भाई की बौखलाई हुई आवाज़ ने सैफ को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में सैफ के बड़े भाई की आवाज़ जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? सैफ जल्दी उठो। गहरी नींद से जागे सैफ के दिमाग में ये बात आई कि कहीं उसके भतीजे की तबीयत तो मज़ीद ख़राब नहीं। भैया क्या हुआ? वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ ठीक है, वसीम ठीक है। तुम जल्दी बाहर आओ, खालिद की तरफ जाना है। खालिद की तरफ? क्यों? मगर क्यों भैया? इस वक्त तो सुबह के 5 बज रहे हैं। सैफ ज़्यादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको खालिद के अब्बा ने फ़ोन भी किया था मगर तुमने फ़ोन ही ऑफ़ कर दिया था। तब उन्होंने हमको
इमरजेंसी इत्तला दी। खालिद अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बम सैफ के ऊपर गिरा दिया। खालिद को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी अंदाज से चिल्लाया। सब्र करो मेरे भाई। खालिद रात कमरे में सोया था कि अचानक उसके कमरे से ज़ोरदार आवाज़ आई। तो उसके दोनों भाइयों और अब्बा उसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक हवलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर खालिद के सर पर लगा हुआ है और बेचारा खालिद सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये दुनिया छोड़कर चला गया है। वो मर गया है। सैफ ने ये हवलनाक बात सुनी तो उसका दिल भी रोने लगा। बेहोश होते होते उसके दिमाग में सिर्फ ये बात ही चल रही थी कि जिस मुर्दे की खोपड़ी उन दोस्तों ने निकाली थी, आखिरकार उसने अपना इंतकाम खालिद से भी ले लिया। अब उसकी बारी है। खालिद की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़ गया, मगर मुर्दा अब उसको नहीं छोड़ेगा। जब सैफ को होश आया तो उसके अजीज़ तरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। अगरचे उसकी तबीयत भी ख़राब थी, मगर उसने ज़िद करके अपने दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छिपाया गया था, चुनांचे खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के काबिल नहीं था। इत्तिफाक देखें, खालिद का जनाजा भी उसकी कब्रिस्तान में गया जहां से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर ले गए थे, और उसकी कब्र भी उस ही कतार में थी जिसके शुरू में खालिद और सैफ एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल ले गए थे। खालिद के जनाजे पर सैफ को तो ना ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। खालिद की अलमनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी, मगर सदमे से गुमसुम सैफ अच्छी तरह जानता था कि ये पंखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से गिरा था, और गिरा भी ठीक उसी जगह था, यानी खोपड़ी पर। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। खालिद की मौत के 3-4 दिन बाद सैफ की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आँखें की जगह से रोशनी सी निकल रही है। उसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की। घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ वो कब्रिस्तान के जनूबी कोने में काम कर रहा है। सैफ का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर खालिद की कब्र पर बैठकर काफ़ी देर कुरान पाक पढ़े। गोरकन जैसे ही उनको मिला, पहले तो उसने खालिद की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब सैफ ने उसको खोपड़ी रात को कब्र फिर से खोलकर उसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ, और गोरकन ने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, आप क्यों वापस रखनी है? सैफ ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसको अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं, तो अब ये उसको दरकार नहीं। ये झूठ बोलते हुए उसको खालिद की याद आई कि उस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए उसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है, जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहब, गोरकन की आवाज़ से वो दुनिया में वापस आया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो खालिद साहब के बार बार कहने और वक्फियत की वजह से मैंने निकाल कर दे दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है सलाहुद्दीन साहब, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये रखो 500 रुपये।
तुम आज ही रात को कब्र खोलकर इसको अंदर रख देना और मेरे नंबर पर इसको मुर्दे के पास रखकर एक तस्वीर बनाकर मुझे भेज देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। गोरकन बोला, ओके साहब जी। गोरकन ने थैला और 500 रुपये पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चला पड़ा। इधर सैफ कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कुतबा नज़र आया, जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई कब्र पर लगे कुतबे पर लिखा था, खालिद अजहर वल्द अजहर शेख, तारीख वफ़ात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि खालिद की मौत उसी खोपड़ी से हुई थी या फिर वो अपनी आप ही मौत मर गया था? ये आपको कमेंट करके बताना है कि खालिद की मौत कैसे हुई थी। मज़ीद इसी तरह की हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।